नमस्कार दोस्तों, सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को सबसे पहले तो नमस्कार एंड सभी को राम राम। देखो दोस्तों, हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो करें दोस्तों आपका जिला दर्शन। आज जिला दर्शन में हम ऑलरेडी 11 जिले पढ़ चुके हैं। कितने जिले दोस्तों? 11 जिले पढ़ चुके हैं। और आज जिस जिले के लेके मैं चर्चा में रहूँगा उस जिले का नाम है दोस्तों कोटपुतली बहरोड, जो किससे अलग हुआ था? जयपुर से अलग हुआ था। याद रखना दोस्तों, जयपुर से 4 जिले बनाए गए हैं। एक तो खुद जयपुर, फिर जयपुर ग्रामीण, फिर एक बना है आपका दूदू, और दूदू के बाद बना है दोस्तों कोटपुतली बहरोड। कौन बना है? कोटपुतली बहरोड। तो दोस्तों आज किसको चर्चा में लेके बात करते हैं? कोटपुतली बहरोड के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं हेडिंग लगा देता हूँ। जिले का नाम है दोस्तों कोटपुतली बहरोड जिला। इसी जिले के बारे में दोस्तों अपन को संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है, ताकि पेपर वाला कहीं से भी पेपर क्वेश्चन दे अपन का गलत नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों कि इस जिले का निर्माण कब हुआ, क्या है क्या नहीं है। तो सीधी सी बात करता हूं दोस्तों, किसी जिले का उद्घाटनकर्ता कौन है, यहाँ का प्रथम कलेक्टर कौन है और प्रथम एसपी किसे बनाया गया है, कौन से संभाग में आता है, कितने जिलों की सीमा लगती है, अंतवर्ती जिला है या बहिवर्ती जिला है। इनकी बात करने के बाद दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है उद्घाटन करता। दोस्तों जो उद्घाटन करता है वो है आपका राजेंद्र सिंह यादव। कौन है? राजेंद्र सिंह यादव। फिर आता है किसको तोड़कर बनाया गया, किसको तोड़ा, यानी कितने जिलों को तोड़ने के बाद इस कोटपुतली बहरोड का क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ। तो याद रखना दोस्तों, एक तो जो तोड़ा जयपुर को, एवं किसकी सीमा ली थोड़ी बहुत? अलवर के कुछ उपखंड लिए, कुछ उपखंड किसके हैं? जयपुर के हैं। दोनों से किसका निर्माण हुआ दोस्तों? कोटपुतली बहरोड का। क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ का प्रथम कलेक्टर कौन है? प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, जो कलेक्टर हैं वो हैं शुभम चौधरी। प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया दोस्तों? शुभम चौधरी को। फिर आ जाए यहाँ का प्रथम एसपी किसे बनाया गया? प्रथम एसपी। जो प्रथम एसपी बनाया गया दोस्तों वो बनाया गया रंजीता शर्मा को। किसको बनाया गया? रंजीता शर्मा को। फिर क्वेश्चन आएगा तो किस संभाग में आता है, किस संभाग में आता है? तो याद रखना दोस्तों, यह आता है आपके जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है दोस्तों? जयपुर संभाग में आता है। इसके अलावा बात आ जाए कितने जिलों से सीमा लगती है। सीमा तो कितने जिलों से लगती है दोस्तों? 4 जिले से। कौन कौन सा है? सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं किसकी? नीम का थाना। नीम के थाने के बाद बात कर लेता हूं दोस्तों जयपुर ग्रामीण। कौन है दोस्तों? जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा लगती है। जयपुर ग्रामीण के साथ बाद आता है दोस्तों आपका अलवर। अलवर के बाद आता है दोस्तों खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा। इन्हें 4 जिलों के साथ दोस्तों क्या बनाता है? ये सीमा बनाता है। फिर क्वेश्चन आ जाए कि बहिवर्ती जिला है क्या अंतवर्ती जिला है? तो याद रखना दोस्तों बहिवर्ती जिला है। कौन सा जिला है? बहिवर्ती जिला। बहिवर्ती का मतलब ये है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नहीं बनाता, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किसके साथ? हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है या निर्धारण करता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या जाना कि उद्घाटनकर्ता कौन है? राजेंद्र सिंह यादव। फिर किसको तोड़कर बनाया गया? किसको तोड़ा? जयपुर तथा अलवर की सीमा को तोड़ने के बाद एक नए जिले का निर्माण हुआ, जिस जिले का नाम क्या है? कोटपुतली बहरोड है।
यहाँ का जो प्रथम कलेक्टर बनाया गया, किसको बनाया गया तो याद रखना दोस्तों, जो प्रथम कलेक्टर था कोटपुतली बहरोड का, वो है आपका शुभम चौधरी। प्रथम एसपी किसे बनाया गया, रंजीता शर्मा को। कौन से संभाग में आता है, जयपुर संभाग में आता है। इसके अलावा दोस्तों कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 4 जिलों की सीमा लगते हैं। नीम का थाना है, जयपुर ग्रामीण है, अलवर है, खेरथले, तिजारा है, और क्या है दोस्तों, एक प्रकार से ये बहीवर्ती जिला है। तो किसके साथ सीमा बनाता है, आपके हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है। किसके साथ दोस्तों, हरियाणा के साथ। पहले हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ क्या बनाते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। बाकी मैं आपको फर्स्ट क्लासों में डिटेल से पढ़ाई चुका हूं सबके बारे में। तो दोस्तों देखते हैं कि कितने उपखंड और कितनी तहसील से इसका निर्माण हुआ। तो दोस्तों यहां पर लिख देता हूं मैं उपखंड। उपखंड की बात करूं दोस्तों तो 7 उपखंड और तहसील कितने हैं दोस्तों, तहसील हैं, वो तहसील हैं दोस्तों कितनी, 8 तहसील। 7 उपखंड तथा 8 तहसीलों से दोस्तों किसका निर्माण होता है, आपके कोटपुतली बहरोड का। तो एक एक तहसील का नाम लिख देता हूं दोस्तों। जो पहली तहसील है उसका नाम क्या है, ध्यान देना दोस्तों, वो है आपका बहरोड। बहरोड, बहरोड उपखंड है, किससे बना है, बहरोड तहसील से किसका निर्माण हुआ है, बहरोड उपखंड का। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों बानसूर। तो यहां पर तहसील भी कौन सी होगी, बानसूर तहसील से किसका निर्माण हुआ है, बानसूर उपखंड का। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों विराटनगर। क्या आता है, विराट नगर। तो यहां पर तहसील भी कौन सी होगी, विराट नगर होगी, जिसको बेराट भी बोलते हैं दोस्तों। बेराट सभ्यता का नाम सुना होगा, ये बेराट का वर्तमान नाम ही क्या कहलाता है, विराट नगर कहलाता है। इसके बाद आता है दोस्तों नारायणपुर। क्या था दोस्तों, नारायणपुर। तो यहां पर तहसील भी क्या होगी, नारायणपुर से ही, नारायणपुर तहसील से किसका निर्माण हुआ, नारायणपुर उपखंड का निर्माण हुआ है। इसके बाद नंबर 5 पे बात कर लेता हूं दोस्तों मैं। नंबर 5 पे है जो नारायणपुर के बाद आता है कोटपुतली। क्या था दोस्तों, कोटपुतली। तो दोस्तों तहसील भी कौन सी होगी, कोटपुतली ही तहसील होगी। फिर नंबर 6 पे बात कर लेता हूं दोस्तों मैं। नंबर 6 पे आता है पावटा। पावटा, तो दोस्तों तहसील भी कौन सी होगी, पावटा होगी। और नंबर 7 उपखंड की बात कर लेता हूं दोस्तों मैं। तो 7 उपखंड का जो नाम है दोस्तों, और 7वें उपखंड का जो नाम है वो है आपका निमराना। सॉरी, कौन सा नाम है, निमराना। तो इसमें तहसील कौन से हैं दोस्तों, एक तो है आपकी निमराना, और इसके अलावा जो निमराना के बाद है मांडल। क्या है दोस्तों, मांडल। तो दोस्तों इन 2 से किसका निर्माण हुआ है, निमराना का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों कितने उपखंड और कितने तहसीलों से, 7 उपखंड, सॉरी 7 उपखंड और 8 तहसीलों से कौन सा जिला बना है, आपका कोटपुतली बहरोड जिले का निर्माण हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लेता हूं किसकी, कि यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है, विधानसभा जो सीटें हैं वो कितने दोस्तों, 0-4 हैं। तो बहुत सी बार विधानसभा सीटों को लेकर भी क्वेश्चन बना जाता है। तो दोस्तों नंबर 1 पे जो विधानसभा सीट है, नंबर 1 पे जो विधानसभा सीट है वो है आपकी बहरोड। कौन सी दोस्तों, बहरोड। नंबर 2 पे आती है आपकी बानसूर। नंबर 3 पे जो आपकी विधानसभा सीट आएगी दोस्तों, नंबर 3 पे जो विधानसभा सीट है, नंबर 3 पे जो विधानसभा सीट है वो है आपकी कोटपुतली। कौन सी दोस्तों, कोटपुतली। नंबर 4 पे जो विधानसभा सीट है वो है आपकी विराटनगर। कौन से दोस्तों, विराटनगर। ये एक प्रकार से क्या है, आपकी विधानसभा सीट हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो भी मैं साथ में क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर एक क्या है दोस्तों, बेराट की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, बेराट की पहाड़ियाँ हैं। और जो बेराट की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। जो बेराट की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी बेराट की चोटी। बेराट की चोटी है जो क्या है दोस्तों, बेराट की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई 704 मीटर है। कितने मीटर है दोस्तों, इसकी लंबाई 704 मीटर है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ी देखने को मिलती हैं उनका नाम लिख देता हूँ दोस्तों। बेराट की पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, बीजक की पहाड़ी,
पहाड़ियाँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गणेश डोंगरी, गणेश डोंगरी, एक है आपकी भीम डोंगरी, भीम डोंगरी, और एक है आपकी महादेव, महादेव डोंगरी, या महादेव की पहाड़ी या महादेव डोंगरी। तो इतनी चीजें अपन को पढ़नी है। इसके साथ मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, जब अपन बेराट की पहाड़ियां पढ़ेंगे, याद रखना बेराट की जो चोटी है 704 मीटर है, उसमें याद रखना दोस्तों तो बीजक की पहाड़ी है। यहाँ पर बेराट नामक सभ्यता मिली थी, आपको पता हो तो। बेराट नामक सभ्यता में भीम डोंगरी से भी कुछ अवशेष मिले हैं, याद करना दोस्तों। गणेश डोंगरी से भी कुछ अवशेष मिले हैं, और बीजक की पहाड़ी से सर्वाधिक अवशेष मिले हैं, और सम्राट अशोक के होने के क्या मिला है दोस्तों, यहाँ पर प्रमाण मिला है। तो याद रखना दोस्तों, एक शिलालेख मिला है जिसको अशोक स्तंभ या अशोक शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आगे पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि इतने तहसील 8 तहसील और 7 उपखंड से तो क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, आपके कोटपुतली भरौड़ में बेराट की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस बेराट की पहाड़ी में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों आपकी बेराट की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 704 मीटर है। एक बात ये भी याद रखिए, अरावली की ये जो बेराट की पहाड़ियाँ हैं ये उत्तरी अरावली में पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, उत्तरी अरावली में, उत्तरी अरावली में स्थित है ये पहाड़ियाँ, याद रखना स्थित है। कौन सी पहाड़ी दोस्तों, ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, आपके अरावली के उत्तर भाग में स्थित हैं। तो दोस्तों अब यहाँ तक का तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन डिटेल से चलते हैं कि यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं, कौन सी सभ्यता हैं, तमाम बातें दोस्तों अपन को करनी है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ नदियों की बातें कर लेते हैं और कुछ सभ्यताओं की बातें कर लेते हैं कि कौन कौन सी सभ्यता और कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों मैं, जिस नदी को लेकर हम बात करेंगे उस नदी का नाम है दोस्तों बाणगंगा। कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी दोस्तों, इसी नदी को ताला नदी बोलते हैं, ताला नदी। दोस्तों इसी नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, अर्जुन की गंगा नदी इसी कहते हैं। इसी को दोस्तों रुंडित नदी कहते हैं, रुंडित नदी। दोस्तों एक ही नदी के इतने सारे नाम हैं, क्या क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बाणगंगा नदी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ताला नदी कहते हैं, इसी नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, और इसी को रुंडित कहते हैं। ये इतने सारे नाम कैसे हुए, सभी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। याद रखना दोस्तों, अर्जुन ने अपने बाण से इस नदी का क्या किया था, निर्माण किया था। इसी कारण इस नदी को क्या कहा जाता है, बाण गंगा नदी, अर्जुन की गंगा नदी कहा जाता है। अब क्वेश्चन बाण गंगा नदी को लेकर यहाँ से ये बन जाता है दोस्तों, याद रखना कि इसका उद्गम कहाँ से होता, उद्गम। और दोस्तों जब भी उद्गम की बात आए तो उद्गम होता है इसका बेराट की पहाड़ियाँ। अब बेराट की जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं आपकी जयपुर ग्रामीण में, वर्तमान में कहाँ पर हैं दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, बेराट की पहाड़ियाँ। ये मुहाना कहाँ जाके बनाती हैं, मुहाना, जो मुहाना बनाते हैं दोस्तों आपकी बेराट नदी, ये बनाते हैं दोस्तों फतेहाबाद। ये फतेहाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, आगरा में, और आगरा कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। याद रखना कहाँ जाके बनाएंगी, यमुना में जाकर अपना मुहाना, यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है। कौन से स्थान पर, फतेहाबाद। फतेहाबाद कहाँ पड़ता है, आगरा में, और आगरा कौन से राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। लेकिन मिलने से पहले राजस्थान में किसी न किसी जिले में तो बहती होगी ना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ध्यान देना, क्या क्वेश्चन आ जाए कि कितने जिलों में बहती है, तो याद रखना दोस्तों प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में, 4 जिलों में ये बहती है। ये याद रखो, कितने जिलों में बहती है दोस्तों, 4 जिलों में। कहाँ से, क्योंकि दोस्तों निकलती कहाँ से, जयपुर ग्रामीण से। तो सबसे पहले कहाँ बहेगी, जयपुर ग्रामीण नंबर 1 पे। नंबर 2 पे दोस्तों कहाँ बहेगी, नंबर 2 पे बहेगी दोस्तों ये आपके कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद नंबर 3 पे बात कर लेता हूं दोस्तों,
की नदी और कहाँ कहाँ बहती हैं, तो याद रखना दोस्तों। इसके बाद ये बहती हैं आपके दौसा में, और दौसा के बाद कहाँ चली जाएगी दोस्तों, ये भरतपुर में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, भरतपुर में चली जाती हैं। और दोस्तों याद रखना कोटपुतली के पास एक सभ्यता बनी हुई, इसमें क्या है स्थित है, सभ्यता, इसका नाम क्या है दोस्तों, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता स्थित है, स्थित है। अरे बेराट सभ्यता का संबंध किससे है दोस्तों, कोटपुतली जिले से है। कोटपुतली जिले से इससे बेराट सभ्यता क्या है, संबंध है। अब समझना दोस्तों मेरी बात को, मैं थोड़ा सा एक राजस्थान का मैप बना देता हूं दोस्तों, मैप के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका क्या है दोस्तों, राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है, और मैं बात करता हूं किसके दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की। अरावली में यहां से निकलती है जयपुर ग्रामीण से, जयपुर ग्रामीण से निकलती हुई दोस्तों ये आपके किसमें, इस प्रकार से बहती हुई दौसा में प्रवेश करती हैं। दौसा में प्रवेश करती हुई भरतपुर में होती हुई दोस्तों कहाँ चली जाती हैं, यमुना नदी में चली जाती है। बात को समझना, सबसे पहले कहाँ से निकली, जयपुर ग्रामीण से, कहाँ गई, बहरोड, कोटपुतली बहरोड गई। बहरोड के बाद कहाँ जाएगी, प्रवेश करेगी दौसा में, और दौसा के बाद कहाँ जाएगी, भरतपुर में। अब भरतपुर में आने के बाद देखो ध्यान देना, ये कहाँ चली जाती है, यूपी में चली जाती हैं। और यूपी में कौन सी नदी में जाके मिल जाती हैं, यमुना नदी में। लेकिन दोस्तों वर्तमान में नहीं मिलती, वर्तमान में ये नदी बहती हुई आपके भरतपुर में ही क्या हो जाती हैं, भरतपुर में ही लुप्त हो जाती हैं। इसी कारण दोस्तों भरतपुर में लुप्त होने के कारण ही इस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रुंडित नदी कहा जाता है। कि दोस्तों वो बहुत सी बार क्या होता है कि जब पानी ज्यादा नहीं गिरता तो ये नदी अपना जल यमुना तक नहीं ले जाती। कहने का मतलब है कि इस नदी में तेज पानी या तेज बहाव आने के कारण ही इसका पानी कहां तक जाता है, यमुना तक जाता है, वरना आपके भरतपुर में ही क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इसी कारण इस नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से दोस्तों, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और इसे यहां से कौन कौन से नदियों का संबंध है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और कौन कौन सी नदियां यहाँ पर बहती हैं दोस्तों। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख नदी, इसका नाम है दोस्तों साबी नदी। इसी का नाम है, या इसी का नाम है साहिबी, साबी या साहिबी नदी। साबी या साहिबी नदी, तो दोस्तों ये है क्या, सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इसका उद्गम। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, ये होता है सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां। और दोस्तों ये जो सेवर के जो पहाड़ियां हैं, सेवर की जो पहाड़ियां हैं ये हैं आपकी जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में सेवर की पहाड़ियां। सॉरी दोस्तों, आपकी जो ये हैं ये आपके जयपुर ग्रामीण नहीं, आपकी बेराट की पहाड़ियां जो वर्तमान में हैं ये है कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में है। क्योंकि सीधी सी बात है, बेराट सभ्यता भी यही आ गई, बेराट की पहाड़ियां यही हैं, ये नदी बेराट से निकलती है, तो सिंपल सी बात है ये पहाड़ियां कहाँ होगी, कोटपुतली बहरोड में होगी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों, बेराट की पहाड़ियां। लेकिन जो सेवर की पहाड़ियां हैं ये वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में, कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में है। ये जो मुहाना बनाती हैं, मुहाना का मतलब होता है दोस्तों किसी नदी में अपना जल ले जाती हैं, ये कहाँ पर ले जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों पटौदी ग्राम है हरियाणा में। कौन सा, पटौदी ग्राम, कहां पर है दोस्तों, ये हरियाणा, हरियाणा में, हरियाणा के पास, हरियाणा के पास एक झील है दोस्तों, हरियाणा के पास नजफगढ़। कौन सी के पास, नजफगढ़ झील में। तो दोस्तों इस साबी नदी का जो पानी है, इस साबी नदी का जो पानी है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है दोस्तों, नजफगढ़ झील है। कहाँ पर है दोस्तों बताइए मुझे, नजफगढ़ झील हरियाणा में है, पटौदी गांव में है। इन इस नदी का पानी इस झील में चला जाता है। अभी मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा अपन और एड कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों साबी नदी को लेकर क्या क्या बातें हैं समझते हैं। मुहाना के बाद आगे दोस्तों कितने जिलों में बहती है, यानी प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र है कितने जिलों में है, तो मैं लिख दूं बेटा
3 जिलों में। कौन कौन से में? प्रवास क्षेत्र तो याद रखना, एक तो है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद आता है दोस्तों आपका कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद आता है दोस्तों आपका खेरथल, खेरथल तिजारा, क्या था दोस्तों आपका खेरथल तिजारा। इन 3 जिलों में प्रवाह होती हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, याद रखना कोटपुतली की, किसके दोस्तों? कोटपुतली बहरोड की, कोटपुतली बहरोड की क्या है दोस्तों? ये बहरोड की मुख्य नदी है। कौन सी नदी है? मुख्य नदी है। याद रखना दोस्तों, ये कोटपुतली को, किसको दोस्तों? कोटपुतली को, पुतली को 2 भागों में क्या करती हैं? 2 भागों में विभाजित करती हैं, विभाजित करती हैं। याद रखना दोस्तों, इसकी जो लंबाई है, कितनी लंबी बत्ती है? इसकी जो लंबाई है वो 222 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों? लंबाई है। ऐसी नदी के पास जो सभ्यता है, जो सभ्यता है वो है आपकी जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता। क्वेश्चन आ जाए कि जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना दोस्तों, कोटपुतली बहरोड में बहने वाली साबी नदी के किनारे है। अरे सभ्यता भी कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में है, ये याद रखना। याद रखना दोस्तों, इस नदी को कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड का शोक कहते हैं, का शोक कहते हैं। कोटपुतली बहरोड का क्या कहते हैं दोस्तों? उसको शोक कहते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, अच्छे से समझना। ये 3 जिलों में बत्ती है, मान लीजिए कैसे बत्ती, समझना दोस्तों मेरी बात को। ये 3 जिलों में बत्ती नदी है ना, अच्छे से समझ लो दोस्तों। और यहाँ पर है आपके झील, ये क्या है दोस्तों? आपकी झील। कहाँ से निकलती है दोस्तों? यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों? कुछ पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम है सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में स्थित हैं। इसके अलावा ये जाएगी बत्ती दोस्तों कहाँ तक जाएगी आपकी? ये आगे मान लीजिए आपको यहाँ पर आगे साहब नंबर 2 पे, यहाँ पे आगे ये पड़ता है आपका खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, या बोल दूं बहरोड, कोटपुतली, कोटपुतली, कोटपुतली के बाद दोस्तों यहाँ पर जाएगी जिसका नाम है आपका खेरथल, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा है। कौन सा दोस्तों? खेरथल तिजारा है। इसके बाद याद रखना दोस्तों, अभी खेरथल जो तिजारा है, इसके अलावा क्या क्या बातें हैं? इस जो झील है, इस झील का नाम है नजफगढ़। क्या नाम है दोस्तों? नजफगढ़, जो कहां पर है? हरियाणा में है दोस्तों। इसमें एक बांध भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों? आपका एक बांध भी बना हुआ है जो है आपका कोटपुतली में। यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है दोस्तों, बांध का नाम मसानी बांध, मसानी बांध। अब देखो ये नदी का मान ली मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया, इसको समझना दोस्तों। आपसे पूछी जाए कि साबी नदी कहाँ से निकलते हैं? सेवर की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर पड़ते हैं? जयपुर ग्रामीण में। सेवर की पहाड़ियाँ में बहने के बाद कहाँ बहेगी? कोटपुतली बहरोड में बहेगी। कोटपुतली बहरोड के बाद कहाँ जाएगी? खेरथल तिजारा में जाएगी। और खेरथल तिजारा के बाद हरियाणा में क्या कर जाएगी? यहाँ से प्रवेश कर जाएगी। और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद नजफगढ़ जो झील है हरियाणा में, इसमें जाकर अपना जल ले जाती है। और यहाँ जाके क्या हो जाती है दोस्तों? ये लुप्त हो जाती है। फिर क्वेश्चन आ जाए किसके किनारे? एक तो क्या है दोस्तों? सभ्यता है। जिस सभ्यता का नाम है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता। इसके किनारे एक सभ्यता है, इसका नाम क्या है दोस्तों? जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक झील बनी हुई है, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मसानी बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? मसानी बांध। और दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक जो बत्ती है वो 222 किलोमीटर तक बत्ती है। कहाँ तक? 222 किलोमीटर तक बत्ती है। याद रखना, बहरोडगढ़, कोटपुतली बहरोड की क्या कहलाती है दोस्तों? ये नदी शोक कहलाती है।
क्योंकि इसमें जब पानी आता है दोस्तों तो पूरे कोटपुतली बहरोड में क्या जाता है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इसी कारण इस नदी को कोटपुतली बहरोड का क्या कहा जाता है दोस्तों, शोक कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये डायग्राम था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा दोस्तों बाणगंगा नदी या ताला नदी या अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी, इसका जो उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ से होता है, कोटपुतली बहरोड से होता है। इसके बाद देखो दोस्तों जो मोहाना बनाते हैं ये फतेहाबाद आगरा यूपी में पड़ता है, यमुना नदी में जाके बनाते हैं। इसका जो प्रवास क्षेत्र है, प्रवास क्षेत्र का मतलब कितने जिलों में बनती हैं, तो 4 जिलों में बनती हैं। जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, दौसा और भरतपुर में बनती हैं। लेकिन दोस्तों ये भरतपुर में जाने के बाद क्या हो जाती हैं, बिल्कुल लुप्त की कगार में आ जाते हैं। इसी कारण इस नदी को क्या कहा जाता है, रुंडित कहा जाता है। इस नदी के किनारे जो सभ्यता है वह है बेराट सभ्यता या विराट नगर सभ्यता स्थित है, इसके बारे में अभी वर्तमान में हम चर्चा करने वाले हैं। जो साबी नदी है इसका दूसरा नाम साहिबी भी है, साहिबी नदी भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से होता है। जो मुहाना बनाती है पटौदी ग्राम हरियाणा के पास नजफगढ़ झील में जाकर अपना मुहाना बनाते हैं। उसके बाद हमने जाना प्रवास क्षेत्र कितने जिलों में, 3 जिलों में, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, खेरथले तिजारा। कोटपुतली बहरोड की क्या है दोस्तों, ये मुख्य नदी है। और दूसरी बात कोटपुतली बहरोड को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। मान लीजिए जिला है दोस्तों कोटपुतली बहरोड, इसके मध्य से गुजरती है दोस्तों नदी। कहाँ से गुजरती है, मध्य से। जैसे मध्य से नदी गुजरेगी इस जिले को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया या 2 भागों में काट दिया, ये बात याद रखनी है। इसी कारण दोस्तों इसको ये क्या है दोस्तों, मुख्य नदी है। इसके अलावा दोस्तों मैं यही साथ में लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ दोस्तों, बांध। इस नदी पर जो बांध है दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा था मसानी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, मसानी बांध बना हुआ है। जो कौन सी नदी पर है दोस्तों बताइए मुझे, आपके साबी नदी पर है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों राजस्थान में कितने हैं, 1222 किलोमीटर लंबी है। ये जो सभ्यता है जोधपुर सभ्यता यहाँ पर इसके किनारे स्थित है। इस नदी को कोटपुतली बहरोड का क्या बोलते हैं दोस्तों, शोक बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बाकी मैंने आपको मैप बता दिया, सेवर की पहाड़ियाँ से निकलेगी। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, जयपुर ग्रामीण में। फिर यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेगी तो कौन सी सभ्यता आएगी, जोधपुर सभ्यता आएगी। फिर दोस्तों कौन सा जिला आ गया, जोधपुर सभ्यता है, कोटपुतली बहरोड में है। कितनी लंबी नदी है, 222 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है मसानी बांध। इसके बाद कौन सा जिला आएगा, खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा जो अलवर से अलग हुआ है दोस्तों, किससे हुआ है, अलवर से अलग हुआ है। अलवर के खेरथल तिजारा में प्रवेश करने के बाद हरियाणा में चली जाती हैं और हरियाणा में दोस्तों इस झील में जाकर क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ इन दोनों नदियों के पास से कुछ सभ्यताएं विकसित हुई। उन दोनों सभ्यताओं के बारे में दोस्तों थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, ताकि उन सभ्यताओं से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ छूटने वाला नहीं है, ये मानकर चलना दोस्तों आप। तो पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं, छोटी सी सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता। देखो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं किसकी, जोधपुरा सभ्यता। जो जोधपुरा सभ्यता है दोस्तों, यह सभ्यता है वर्तमान में आपके कोटपुतली बहरोड। कहां पर है, कोटपुतली बहरोड में यह सभ्यता स्थित है। अब यहां से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आएंगे किस जो कोटपुतली बहरोड है ये कहां पर स्थित है, ये सभ्यता कहां पर स्थित है। तो याद रखना दोस्तों ये है आपके साबी नदी के किनारे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, साबी नदी के किनारे विकसित सभ्यता विकसित है। दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया तो क्या याद रखना है आपको, बेराठ नगर या विराट नगर के किनारे, विराट नगर सभ्यता के किनारे, सभ्यता के किनारे है ये सभ्यता भी किनारे स्थित है। फिर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं और क्या क्या बातें हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ से मिली है लोहा बनाने की, लोहा
लोहा गलाने की भट्टियां, किसके दोस्तों? लोहा अयस्क से निर्मित लोहा गलाने की भट्टियां, लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं दोस्तों। यहां से याद रखना दोस्तों, लोहा गलाने की या लोहे की भट्टियां, लोहे से निर्मित भट्टियां मिली। याद रखना दोस्तों, लोहे से निर्मित यहां से कुछ अवशेष मिले हैं, भट्टियों के बहुत सी मात्रा में भट्टियां मिली हैं, लेकिन याद रखना सर्वप्रथम यहां से नहीं मिली। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो राजस्थान की सभ्यताओं में, राजस्थान में सर्वप्रथम अवशेष के दौरान जो भट्टियां मिली हैं वो कहां से मिली हैं? तो याद रखना दोस्तों, झुंझुनू में एक सभ्यता है जिसका नाम है सोनारी। झुंझुनू में एक सभ्यता है जिसका नाम है सोनारी, वहां से सबसे प्राचीन भट्टी के अवशेष मिले हैं। कहां से दोस्तों? सोनारी से। तांबा या लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष कहां से मिले हैं? सोनारी से। ये भी किसके भट्टियां दोस्तों? लोहा अयस्क से लोहा गलाने की क्या है दोस्तों? लोहा अयस्क से निर्मित लोहा गलाने की क्या है दोस्तों? लोहा गलाने की भट्टियां हैं, लोहा गलाने की क्या दोस्तों? ये भट्टियां हैं, इसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से अवशेष मिले हैं मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष। किसके दोस्तों? मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या क्या मिला है याद रखना। तो यहां से मिला है काली पोलिस युक्त, कौन सी पोलिस दोस्तों? काली पोलिस युक्त मृद भांड मिले हैं। काली पुलिस युक्त क्या मिले दोस्तों? यहां से मृद भांड मिले हैं। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, कपिस वर्णी मृत पात्रों का, किसका दोस्तों? कपिस वर्णी मृद पात्रों का 1 मीटर तक जमाव मिला है। क्या है दोस्तों? याद रखना, जो ये मर्द भांडे हैं दोस्तों, ये कितने मीटर तक फैले हुए थे? 1 मीटर तक इस प्रकार फैले हुए थे। इतना बड़ा जमाव मिला है किसका? कपिस वर्णी मर्द पात्रों का। मर्द भांड नहीं है दोस्तों, मर्द पात्र हैं। पात्र का मतलब होता है दोस्तों आप कोई भी बर्तन, है ना, लेकिन ये आपका मर्द भांड नहीं है। मर्द भांड का मतलब होता है कि कोई भी फसल भरने के क्या होता है दोस्तों? बर्तन होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन होते हैं और मर्द भांड होते हैं। लेकिन यहाँ पात्रों का मिला है, तो पत्र होते हैं दोस्तों, पत्र होते हैं तांबा के, किसी पीतल के, यहाँ पर मिट्टी के पत्र मिले हैं। कौन से? कपिस वर्णीय मर्द भांडों का 1 मीटर क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से जमाव मिला है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। किसके दोस्तों? हाथी दांत के क्या मिले दोस्तों? अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले दोस्तों? हाथी दांत के। यहाँ से क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, कौन सी सभ्यता के बारे में? जोधपुरा सभ्यता के बारे में क्या कहना चाहूंगा दोस्तों कि कोटपतली बोहर रोड में सभ्यता स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे विकसित हुई। अगली बात क्या है? विराटनगर या विराटनगर सभ्यता की क्या है दोस्तों? किनारे स्थित है। अगली बात है लोहा अयस्क से निर्मित लोहा गलाने की क्या मिली दोस्तों? यहाँ से भट्टियां मिली, लेकिन सबसे प्राचीन नहीं है। सबसे प्राचीन जो भट्टियां मिली वो सोनारी सभ्यता है जो झुंझुनू में है, वहां से मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यताओं की क्या मिले दोस्तों? यहाँ पर अवशेष मिले हैं। काली पुलिस युक्त मर्द भांड मिले हैं। कपिस वर्णी मर्द पात्रों का 1 मीटर क्या मिला दोस्तों? यहाँ से जमाव मिला है। और हाथी दांत के क्या मिले दोस्तों? यहाँ से अवशेष मिले हैं। किसके दोस्तों? हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ किसकी दोस्तों? कौन सी सभ्यता? विराट सभ्यता, इसी को कहा जाता है दोस्तों विराटनगर सभ्यता। अब दोस्तों इसका संबंध भी किससे है? सबसे पहले तो आप ये याद रखें दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो याद रखना कोटपुतली। कहाँ पर दोस्तों?
कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली बहरोड में सभ्यता स्थित है। क्वेश्चन आ जाए कौन सी नदी के किनारे, तो नदी का नाम याद रखना दोस्तों। आपकी जो नदी होगी वो होगी नदी किनारे है तो कौन सी नदी होगी दोस्तों, आपको पता है बाणगंगा। बाणगंगा नहीं कहोगे तो इसको क्या कहोगे, ताला, ताला नदी। ताला नहीं कहोगे तो अर्जुन की गंगा बोल देना, अर्जुन की गंगा। और अर्जुन की गंगा नहीं कहोगे तो दोस्तों क्या कहोगे, इसको रुंडित बोल देना, रुंडित नदी। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन आ जाए विराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, तो दोस्तों याद रखना इन चारों नदियों में से सामने वाला कोई सा भी नाम दे सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों जो विराट हैं, क्या है दोस्तों, ये विराट हैं, जो विराट हैं ये एक समय क्या हुआ करता था दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, राजधानी थी। कौन दोस्तों, विराट या विराट नगर एक समय क्या था दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। किसके दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराट सभ्यता या विराट नगर। इसके अलावा याद रखना दोस्तों और क्या क्या बातें आ सकते हैं सामने दोस्तों। इस विराट नगर या विराट नगर की जो सर्वप्रथम जानकारी मिली, याद रखना सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला, सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला इस सभ्यता का, इसके बारे में जानकारी मिली, वो मिला है उल्लेख महाभारत से मिला है, महाभारत से। विराट या विराट नगर की जानकारी मिली है, जानकारी मिली है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर बात आ जाए दोस्तों, जानकारी मिल गई, लेकिन दोस्तों इस सभ्यता की जो खोज करवाई वो सर्वप्रथम किसने करवाई, तो याद रखना दोस्तों जयपुर राज्य का एक शासक था, जयपुर राज्य का एक शासक था, जयपुर राज्य का शासक, इसका नाम है दोस्तों आप सभी जानते हो राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड द्वारा क्या करवाया गया दोस्तों, उत्खनन करवाया गया। किसके द्वारा, राम सिंह सेकंड के द्वारा क्या करवाया गया दोस्तों, उत्खनन करवाया गया, ये याद रखना। और राम सिंह सेकंड का जो संबंध है वो 1857 की क्रांति से क्या है दोस्तों, इसका सीधा संबंध है, ये आप जानते हो, सीधी सी बात है दोस्तों। जो उत्खनन करवाया था, ये उत्खनन किसके द्वारा करवाया था, मैं क्लियर कर देता हूं। उत्खनन किया था दोस्तों आपका 1936 में सभ्यता का उत्खनन हुआ था। कब हुआ था और किसके द्वारा, या मैं कह सकता हूं यहाँ पर उत्खनन जो करता था, उत्खनन करता, क्वेश्चन आता है कि उत्खनन करता कौन था दोस्तों, याद रखना सर्वप्रथम जो उत्खनन करता था यहाँ पर था राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन है दोस्तों, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम विराट सभ्यता क्या करवाया गया दोस्तों, उत्खनन करवाया गया। सर्वप्रथम विराट सभ्यता का उत्खनन पूर्ण रूप से उत्खनन इन्हीं के द्वारा करवाया गया। लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, क्या आ जाता है कि सर्वेक्षण करता कौन थे, इनका सर्वे, यहाँ का सर्वे किसने किया था, सर्वेक्षण करता कौन थे, तो याद रखना उसमें नाम आता है कैलाश दीक्षित का। या फिर नाम आता है दोस्तों नील रतन बनर्जी का। कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने क्या किया दोस्तों, यहाँ का सर्वेक्षण किया था, या पूर्ण या अच्छे तरीके से क्या किया था दोस्तों, इसका उत्खनन किया था। दोस्तों कुछ नहीं छोड़ रहा है, एक एक चीज डिटेल से पढ़ने तो कुछ ध्यान देना क्या क्या बातें हैं इसके बारे में दोस्तों अपन जान लिया थोड़ी देर पहले, इसके बारे में समझो अच्छे से। जो विराट सभ्यता है इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, विराट नगर है। कौन सा नाम है दोस्तों, विराट नगर है। इसका जो विराट नगर नाम पड़ा, यहाँ का एक राजा हुआ था दोस्तों, राजा विराट। इसी राजा विराट ने ही इसे यहाँ पर कौन सा नगर बसाया था, विराट नगर बसाया था। और विराट नगर बसाने के बाद ही इसने विराट नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। और विराट नगर की स्थापना होने के बाद इस विराट का वर्तमान में जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है, विराट नगर के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? पहले जयपुर में थी दोस्तों ये सभ्यता। विराट सभ्यता कहाँ थी? जयपुर में। वर्तमान में कहाँ पर है? कोटपुतली बहरौड़ में है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो याद रखना, बाण गंगा, ताला नदी, अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी के किनारे विकसित सभ्यता है। जो विराट है ये क्या था दोस्तों? एक समय मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराट नगर। इसी चीज की जानकारी जो मिली, इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला वो महाभारत काल से देखने को मिलता है। किसका? विराट या विराट नगर का उल्लेख है। जयपुर राज्य का जो शासक था कौन दोस्तों? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जो 1857 की क्रांति के समय समकालीन थे, जयपुर के राजा थे। इन्हीं के समय इसकी क्या हुई थी दोस्तों? खुदाई हुई थी। लेकिन ये तो बाद में खुदाई हुई थी पूर्ण रूप से। उत्खनन जो हुआ ना बेटा, ये बाद में हुआ है। 1936 लिख रखा है 37 से, ये तो पूर्ण रूप से खुदाई हुई थी। इसके पहले जो खुदाई हुई थी वो 1837 में ही स्टार्ट हो गई थी। उसके बारे में अभी जिक्र करेंगे। जो बीजक की पहाड़ी है वहां पर भाबरू का शिलालेख खोजा गया था, गौतम बुद्ध का कलश मिला था। सभी की बातें करनी है दोस्तों, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आ जाएगा उत्खनन कब हुआ था? 36 में। किसके द्वारा उत्खनन करता था? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सर्वप्रथम विराट सभ्यता क्या किया गया? उत्खनन किया गया। सर्वेक्षण करता कौन है? कैलाश दीक्षित, नीलरत्न बनर्जी हैं। किस सभ्यता के? विराट सभ्यता की। क्वेश्चन आ जाए विराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो दोस्तों यही नाम आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जो उत्खनन किया था किसका? आपके अशोक के शिलालेख का। वो करने वाला कुछ और हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। आज तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों, अब चलता हूं मैं इसी विराट की जो पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार हैं, और यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां नहीं है, सभी के बारे में थोड़ा चर्चा करें लेते हैं। देखो दोस्तों ध्यान देना, मैं कुछ पहाड़ियां बना देता हूं। मान लीजिए दोस्तों ये आपकी बीजक की पहाड़ियां हैं। क्या है दोस्तों? ये आपकी बीजक की पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहले जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है दोस्तों बीजक की पहाड़ी। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों आपके गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी के बाद आते हैं दोस्तों आपकी भीम डूंगरी। कौन आती हैं? भीम डूंगरी पहाड़ियां। ये 3 पहाड़ियां हैं दोस्तों। और एक आती हैं दोस्तों आपकी महादेव डूंगरी। लेकिन महादेव डूंगरी से तो कुछ मिला नहीं है, तो उसको तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन 3 के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं दोस्तों। इस भीम डूंगरी में यहां पर एक तालाब मिला है जिसका नाम है भीमलत तालाब। इस भीम डूंगरी में क्या मिला दोस्तों? आपको एक तालाब मिला है। ऐसे तालाब का नाम क्या है दोस्तों? भीम लत तालाब। भीम डूंगरी में भीमलत जो तालाब मिला, इसका यह प्रमाण है दोस्तों कि अज्ञातवास के दौरान, किसके दोस्तों? अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी की प्यास बुझाने हेतु, किसके दोस्तों? द्रौपदी की प्यास बुझाने हेतु भीम ने अपनी लात से क्या कर दिया था? एक तालाब का निर्माण कर दिया था। इसी कारण दोस्तों ये तालाब क्या कहलाता है? भीमलत तालाब कहलाता है। यानी भीम की लात से किसका निर्माण हुआ था? तालाब का, जिससे किसने प्यास बुझाई थी? द्रौपदी ने। कब? जब अज्ञातवास हुआ था उनको दोस्तों 14 वर्ष का या 12 वर्ष का या 13 वर्ष का जो भी है वो हुआ था, उस समय की बात है। तो मैं कह सकता हूं कि भीम डूंगरी में जो प्रमाण मिले हैं वो महाभारत कालीन प्रमाण मिले हैं। कौन से दोस्तों? महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, यहां से अवशेष मिले हैं। तो देखो भीम डूंगरी वाली पिक्चर तो अपन ये खत्म हो गई कि भीम डूंगरी में क्या मिला? भीमलत तालाब मिला। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। बात करता हूं किसके दोस्तों? बीजक की पहाड़ी की। अब बीजक की पहाड़ी में सर्वप्रथम एक शिलालेख खोजा गया दोस्तों। क्या खोजा गया? एक शिलालेख। इस शिलालेख का जो नाम है वो है भाबरू का शिलालेख। भाबरू क्या नाम है दोस्तों? भाबरू का शिलालेख। भाबरू का शिलालेख। और दोस्तों जो भाबरू का जो शिलालेख है, इसी शिलालेख को में जो प्रमाण मिला है वो सम्राट अशोक के बारे में मिला है। इसी कारण इस शिलालेख को अशोक का शिलालेख भी कहा जाता है।
किसका शिलालेख कहा जाता है दोस्तों? अशोक का शिलालेख कहा जाता है। इसको खोजा कि कब था और किसने खोजा था, तो याद रखना। इसको जो खोजने वाला है वो है व्यक्ति दोस्तों आपका, इसको खोजने वाला व्यक्ति है कैप्टन रॉबर्ट या बट ने 1837 में। कैप्टन रॉबर्ट या इसका नाम दोस्तों बट भी आता है। और कब खोजा गया था? 1837 में इस शिलालेख को खोजा गया दोस्तों। अच्छे से समझना एक बात दोस्तों, कौन सी पहाड़ी से खोजा गया? बीजे की पहाड़ी से सर्वप्रथम। याद रखना कब? सर्वप्रथम। लिख सकता हूं सर्वप्रथम। इसी चीज के ही प्रमाण मिले दोस्तों, सर्वप्रथम। याद रखना इस चीज को, सर्वप्रथम ये खोजा गया। और खोजने के बाद दोस्तों क्या हुआ? वर्तमान में इसको यहां से काटकर, पहाड़ समेत काटकर इस शिलालेख को यहां से, क्योंकि इसमें जानकारी किसकी थी? सम्राट अशोक की जानकारी थी। किसकी जानकारी दोस्तों? सम्राट अशोक की जानकारी थी। वो जानकारी क्या क्या थी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, इसको यहां से उखाड़ कर, काट कर या खोद कर कहां ले जाया गया? कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया। और कब ले जाया गया? 1840 में। तो याद रखना दोस्तों, 1840 ईस्वी में कलकत्ता संग्रहालय में क्या कर दिया दोस्तों? स्थापित किया। कौन से संग्रहालय में? कलकत्ता संग्रहालय में इस शिलालेख को क्या कर दिया दोस्तों? स्थापित कर दिया। और कब कर दिया? 1840 में कर दिया। इसके अलावा दोस्तों इसी बीजे की पहाड़ी पर एक शिलालेख और मिला इस प्रकार का। ये तो शिलालेख फर्स्ट कहलाता है और ये शिलालेख क्या मिला? कहलाता है सेकंड। क्यों कहलाता है? तो दोस्तों जो दूसरा शिलालेख मिला उसमें भी किसकी जानकारी थी? सम्राट अशोक के बारे में जानकारी थी। तो इस दूसरे शिलालेख का नाम भी क्या होगा दोस्तों? भाब्रू का शिलालेख। याद करना दोस्तों, इसे दूसरे यानी मैं कह सकता हूं सेकंड, इसका नाम भी क्या है दोस्तों? भाब्रू का शिलालेख लेख, या इसी को कहा जाता है दोस्तों अशोक का शिलालेख। इसमें भी जानकारी किसके बारे में मिली दोस्तों? किसके बारे में जानकारी मिली दोस्तों? इसमें भी सम्राट अशोक के बारे में। लेकिन इसे सेकंड भाब्रू का शिलालेख की जो खोज की थी, इसकी खोज तो किसने की थी दोस्तों? कैप्टन रॉबर्ट या बट ने खोज। लेकिन इसकी जो खोज की थी वो खोज करने वाला है दोस्तों, वो खोज करने वाला है कलाइल। कौन है दोस्तों? कलाइल। इस कलाइल नामक व्यक्ति ने खोज की। और कब की? 1871 से 72 में। तो क्वेश्चन आ जाए कि अशोक का शिलालेख या भाब्रू का जो शिलालेख है सेकंड है, उसकी खोजकर्ता कौन है? कलाइल है। और कब की थी? 1871 या 72 में। क्वेश्चन आ जाए कि भाब्रू का शिलालेख या अशोक का शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन रॉबर्ट या बट ने की थी 1837 में। और सर्वप्रथम यही खोजा गया था दोस्तों इस बीजे की पहाड़ी से। कहां से दोस्तों? इस बीजे की पहाड़ी से। इसके अलावा दोस्तों मैं समझाते हुए एक एक चीज को आगे ले जाते हुए चलता हूं कि यहां से और क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं मिला। दोस्तों जो शिलालेख है, मान लीजिए कोई शिला है, क्या दोस्तों? कोई शिला है, ये गोल गोल काटी गई थी दोस्तों, गोल गोल काटी गई थी। जो शिलालेख है, इस शिलालेख का नाम क्या है दोस्तों? भाब्रू का शिलालेख। ये दूसरी लिपि में खुदी हुई है दोस्तों, लिपि। उसी लिपि का नाम है दोस्तों पुष्टोफेदन। उस लिपि का नाम है दोस्तों पुष्टोफिदन। पुष्टोफिदन शैली में खुदा हुआ है। पुष्टोफिदन शैली में गुदा हुआ है, गुदा हुआ है। अब क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि पुष्टोफिदन शैली क्या होती है? तो दोस्तों याद रखना, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखे जाने वाली शैली को पुष्टोफिदन शैली कहते हैं। या इसी शैली को दोस्तों गोमूत्र शैली भी कहते हैं, गोमूत्र शैली या लिपि कहते हैं। गोमूत्र लिपि या शैली के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद अलावा बात आती है दोस्तों, इसके जो नीचे है, ये नीचे तीन शब्द लिखे हुए हैं। कौन कौन सा? एक तो लिखा हुआ है बुद्ध, एक लिखा हुआ है धम्म, एक लिखा हुआ है दोस्तों संघ। बुद्ध धम्म संघ, क्या लिखा हुआ है? बुद्ध धम्म संघ। इसका मतलब हम जानते हैं दोस्तों, जो सम्राट अशोक थे, कौन थे दोस्तों? सम्राट अशोक थे। ये बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। किसके दोस्तों? गौतम बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। या मैं कह सकता हूं बौद्ध धर्म,
बौद्ध धर्म के क्या थे? सम्राट अशोक धर्म के अनुयायी थे। क्या थे दोस्तों? अनुयायी थे। कौन? सम्राट अशोक। और इसी शिलालेख में दोस्तों जानकारी मिलती है किसकी? क्या अशोक, या मैं कहूँ सम्राट अशोक, सम्राट जो अशोक है दोस्तों, अशोक मगध का राजा हुआ करता था। किसका दोस्तों? मगध का राजा हुआ करता था, राजा था। इसकी जानकारी भी किससे मिली दोस्तों? इसी शिलालेख से मिला है। शिलालेख या भाब्रू का शिलालेख क्या है दोस्तों? ये स्पष्ट है। इसी में लिखा हुआ है, नीचे 3 शब्द लिखे हुए दोस्तों। क्या? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। जब हम गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ते हैं ना, उसमें 3 शब्द आते हैं। बौद्ध धर्म के क्या था दोस्तों? ये अनुयायी था। सम्राट अशोक मगध का क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। यह जानकारी भी इसी शिलालेख में मिली है। इसके अलावा यहाँ पर मिली है दोस्तों कि सम्राट अशोक ने गोहत्या पर क्या लगाया था? गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी भी जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों? इसी शिलालेख में मिलती है। गोहत्या पर क्या लगाया था दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया था। इसका ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से इसी पहाड़ी से एक कलश मिला है दोस्तों। इसी पहाड़ी से दोस्तों एक क्या मिला है? कलश मिला है। क्या मिला है दोस्तों? कलश। याद रखना दोस्तों, इधर लिख देता हूं। सोने का कलश मिला है। किसका दोस्तों? सोने का एक कलश मिला है। कलश, ये सोने का जो कलश मिला है दोस्तों, ये कहाँ से मिला है? मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, इसी बीजे की पहाड़ी से मिला है। जिसमें दोस्तों याद रखना गौतम बुद्ध की, किसके दोस्तों? गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। किसके दोस्तों? अस्थियों के क्या मिले हैं? यहाँ से अवशेष मिले हैं। किसके मिले दोस्तों? गौतम बुद्ध की अस्थियों के क्या मिले हैं? इस कलश से अवशेष मिले हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात कर लेता हूं दोस्तों, सर्वप्रथम अवशेष के बाद बात कर लेता हूं दोस्तों कि सर्वप्रथम भारत में, कहां पर दोस्तों? भारत में बौद्ध मंदिर यहीं से मिले हैं। या दोस्तों बौद्ध मंदिरों की जानकारी सर्वप्रथम कहां से मिली है? इसी भाब्रू के शिलालेख से मिली है। किससे मिली है? भाब्रू के शिलालेख से मिली है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहां से क्या क्या मिला? बौद्ध विहार मिला, बौद्ध विहार मंदिर के प्रमाण मिले। इसके अलावा दोस्तों इस शिलालेख में मिला स्तूपों का प्रमाण मिला, यहाँ पर स्तूप थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्या मिला? क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, मथुरा शैली की गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसकी? मथुरा शैली की गौतम बुद्ध की क्या मिली दोस्तों? यहाँ से प्रतिमा मिली। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि गौतम बुद्ध का संबंध भी किससे था? विराटनगर से था। किससे था दोस्तों? विराटनगर से था। अब ध्यान देना दोस्तों, एक बार अच्छे से फिर समझना क्या कहना चाहता हूं कि दोस्तों ये 3 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को कहा जाता है विराट की पहाड़ियां। आज इन अलग अलग इन पहाड़ियों के क्या है दोस्तों? नाम है। इस पहाड़ी का नाम है बीजे की पहाड़ी। इसको कहा जाता है गणेश डोंगरी, इसको कहा जाता है भीम डोंगरी। इसके बाद आती है महादेव डोंगरी। कौन सी आती है दोस्तों? महादेव डोंगरी। याद रखना दोस्तों, इसे बीजे की पहाड़ी में सर्वप्रथम अभिलेख मिला, एक शिलालेख मिला जिसका नाम है भाब्रू का शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है किसी भी शिला पर गुदा हुआ लेख। ये इसमें जो प्रमाण मिले दोस्तों शिलालेख में, किसके मिले? सम्राट अशोक के प्रमाण मिले। इसी कारण भाब्रू के शिलालेख को अशोक का शिलालेख भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम जो खुदाई हुई थी वो खुदाई करने वाला है, खोजकर्ता कौन था? कैप्टन रॉबर्ट, इसको बट भी कहा जाता है। और खुदाई हुई थी तो 1837 में हुई थी, सर्वप्रथम हुई थी दोस्तों, ये याद रखना है। जैसे ये आपको ये शिलालेख मिला, इस शिलालेखों को यहाँ से खोद कर दोस्तों गोलाकार में खोद कर इसको 1840 में कहाँ पर ले जाया गया? कलकत्ता संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया दोस्तों। वर्तमान में भी ये शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों दूसरा शिलालेख मिला, सेकंड शिलालेख, ये वाला शिलालेख, सेकंड वाला। इसका नाम भी क्या है दोस्तों? भाब्रू का शिलालेख है। इसी को अशोक का द्वितीय शिलालेख भी कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी वो कार्लाइल नामक व्यक्ति ने की थी। और कब की थी दोस्तों? 1871 से 72 में की थी। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों।
याद रखना, जो यहाँ पर जो लिपि मिली दोस्तों इन शिलालेखों में, वो मिली पुष्टोपीदन लिपि या शैली मिली में गुदा हुआ है। पुष्टोपीदन शैली क्या होती है दोस्तों, याद रखना, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर लिखना। इस शैली को दोस्तों कभी तक आज दिन तक कोई पढ़ ही नहीं सका है। इसको गोमूत्र शैली भी कहा जाता है। कौन सी शैली दोस्तों, गोमूत्र शैली भी इसको कहा जाता है। याद रखना, इस शिलालेख में क्या क्या जानकारी मिली, याद रखना। प्रथम जो शिलालेख है इसमें 3 शब्द मिले, कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ। हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो इनके 3 शब्द हैं दोस्तों, बुद्ध धर्म गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और ये धम्म शरणम गच्छामि। याद रखना, बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे कौन, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को मगध का राजा होने का क्या मिला दोस्तों, यहाँ से प्रमाण मिला। किसका राजा दोस्तों, मगध का राजा होने का प्रमाण मिला। याद रखना दोस्तों, इस शिलालेख में मिला है कि अशोक सम्राट ने गो हत्या पर पूर्णतः क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर दोस्तों, गो हत्या पर। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, सोने का यहाँ से क्या मिला दोस्तों, एक कलश मिला, इसे बीजे की पहाड़ी से ही मिला, एक सोने का कलश जिसमें लिखा होता है दोस्तों गौतम बुद्ध की अस्थियों के क्या मिले, यहाँ से अवशेष मिले। यानी मैं कह सकता हूँ गौतम बुद्ध का संबंध भी किससे था, आपके विराट सभ्यता से। इसके अलावा दोस्तों सर्वप्रथम भारत में बौद्ध मंदिर के मिले, यानी बौद्ध मंदिर के अवशेष भी कहाँ से मिले, यहीं से मिले। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या मिला, बौद्ध विहार मंदिर मिला, स्तूपों का प्रमाण मिला। किसका दोस्तों, स्तूपों का प्रमाण मिला। मथुरा शैली की गौतम की क्या मिली दोस्तों, बुद्ध की प्रतिमा मिली, मथुरा शैली में जो स्थित थी। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो शेष है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों और क्या क्या जानकारी मिली यहाँ से, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इसको बना रहने देता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैटर नहीं है। देखो दोस्तों अब कंडीशन क्या है और क्या क्या मिला, याद रखना दोस्तों। किसके अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार, दयाराम साहनी के अनुसार। इसका पतन कैसे हुआ तो जानकारी तो होनी चाहिए दोस्तों। दयाराम साहनी के अनुसार हूण राजा, हूण शासक, हूण शासक मिहिर कुल ने कुल के द्वारा यहाँ के मंदिरों व स्तूपों को तोड़वाया गया। किसके द्वारा दोस्तों, इससे बात कौन करता है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी साहब कहते हैं खोज करता थे। इन्होंने कहा कि हूण शासक हुआ दोस्तों कौन, मिहिर कुल हुआ, और मिहिर कुल ने यहाँ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और विराट सभ्यता में स्थित है कौन दोस्तों, मंदिर, और मंदिर के अलावा क्या था दोस्तों, स्तूप था। इन्हें सभी मंदिरों स्तूपों को क्या करवा दिया दोस्तों, इसने तोड़वा दिया। इसकी जानकारी भी किससे मिलती है, अशोक के शिलालेख से मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना और क्या क्या बातें हैं, ध्वस्त करवा दिया। और क्या क्या बातें हैं दोस्तों, यहाँ की जो लिपि है वो दोस्तों संख्य लिपि थी। संख्य लिपि होने की क्या मिले दोस्तों, यहाँ से प्रमाण मिले। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या बातें हैं जो अपन को याद रखनी है, यहाँ से पंचमार्क सिक्के मिले। कौन से सिक्के दोस्तों, पंचमार्क सिक्के मिले। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या मिला, यहाँ से यहाँ मिला दोस्तों यूनानी, क्या मिला, यूनानी प्रकार के सिक्के या यूनानी सिक्के यहाँ से मिले। कौन से मिले, यूनानी सिक्के मिले। तो ध्यान देना संख्य लिपि यहाँ से देखने को मिलती हैं, पंचमार्ग सिक्के यहाँ से मिले हैं, यूनानी सिक्के यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा याद रखना तो सिक्कों को लेकर यहाँ से 36 सिक्के मिले हैं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से 36 चांदी के, इसके दोस्तों चांदी के सिक्के मिले। कितने मिले, 36 चांदी के सिक्के मिले, सिक्के मिले, जिनमें से किसमें से दोस्तों, जिनमें से 36 में से 28 सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के हैं। किसके हैं दोस्तों, इंडो ग्रीक शासकों के कितने सिक्के हैं, जिनमें से 28 सिक्के हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं लास्ट बात कर लेता हूं,
क्या शासकों के हैं, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस सभ्यता में कुछ बचा ही नहीं। ध्यान देना दोस्तों, ये देखो दयाराम साहनी ने क्या कहा कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ है वो एक हुण राजा था मिहिर कुल ने यहाँ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, सभी मंदिरों स्तूपों को क्या करवा दिया दोस्तों, ध्वस्त करवा दिया। इसी कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। यहाँ पर जो लिपि मिली दोस्तों वो कौन सी मिली है, संकर लिपि मिली है, पंचमार्ग सिक्के मिले हैं, यूनानी सिक्के मिले हैं, याद रखना। यहाँ से 36 चांदी के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, जिनमें 28 सिक्के किसके हैं दोस्तों, इंडो ग्रीक शासकों के बने हुए हैं। किसके दोस्तों, इंडो ग्रीक शासकों के बने हुए हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको जो कोटपुतली बहरोड की यहाँ तक के जो क्लास हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों अभी कोटपुतली बहरोड संपूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले वीडियो में जरूर मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस कोटपुतली बहरोड से बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय श्री राम।